हो गया। डिस्पोजल, अगर आप अपना एसेट सेल कर दोगे तो ये डिस्पोजल है, और इसकी एंट्री क्या पास करोगे, कैश या रिसीवेबल डेबिट, कैश या रिसीवेबल डेबिट, accumulated depreciation debit, PPE क्रेडिट, अगर गेन है तो एसपीएल क्रेडिट, अगर लॉस है तो एसपीएल। ये बात सबको पता है जी, ये एक हमारी एंट्री है। डिस्पोजल के केस में हम ये एंट्री पास करते होते हैं, और ये है कि अगर हम एसेट अपना बेच रहे हैं। दूसरा केस बनता है कि अगर एसेट्स हम, ड्राइंग्स का केस बनता है। ड्राइंग्स का मतलब यह है कि ओनर ने पर्सनल यूज के लिए एसेट विदड्रॉ करवा लिया। ऐसा कभी कभी आएगा जिंदगी में। आप अगर हम ड्राइंग्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो एंट्री पास होती है, ड्राइंग्स डेबिट बुक वैल्यू से, ड्राइंग्स डेबिट किस वैल्यू से, बुक वैल्यू से, accumulated depreciation डेबिट, पीपीई क्रेडिट, इसमें नो गेन नो लॉस होगा, क्योंकि आपने अपने इस्तेमाल के लिए निकाल लिया। तो आपको पता है बुक वैल्यू और accumulated डेप्रिसिएशन को प्लस करोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगी, कॉस्ट के। तो इसका गेन या लॉस नहीं होगा। ड्राइंग वो इन्वेंट्री की बात है। अब ये अभी भी पीपी तो कॉस्ट ही क्रेडिट हो रहा है ना, लेकिन उसकी इस टाइम वैल्यू क्या बची पड़ी है, उसी वैल्यू से खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका एसेट शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट से मुराद है डैमेज हो जाए। अगर कभी जिंदगी में एसेट डैमेज होता है तो उसके दो केस बनते हैं। क्या आपने अपने एसेट की इंश्योरेंस करवाई हुई थी, या विदाउट इंश्योरेंस था। पता कैसे चलेगा इंश्योरेंस होने का या ना होने का? क्वेश्चन के अंदर अगर जिक्र किया हुआ इंश्योरेंस का तो इसका मतलब है वो इंश्योर्ड है, और अगर नहीं जिक्र किया हुआ तो उसकी इंश्योरेंस नहीं है। अगर तो इंश्योरेंस हुई है, एंट्री पास करेंगे इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट, जितना क्लेम हमें मिलना है, accumulated depreciation डेबिट, पीपीई क्रेडिट, कॉस्ट से। और अगर इसका डिफरेंस डेबिट साइड पर आ रहा है तो एसपीएल डेबिट, अगर क्रेडिट साइड पर आ रहा है तो एसपीएल क्रेडिट। लेकिन डेबिट के केस में तो लॉस ही होगा। नहीं, ऐसा भी हो सकता है इंश्योरेंस ज्यादा मिल जाए। हमने इंश्योरेंस क्लेम की तो उन्होंने ज्यादा अप्रूव कर दी, हम कोशिश तो करेंगे ना ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस क्लेम करें। तो पॉसिबल है कि हो सकता है कुछ सिचुएशन में, एंट्री तो मैंने लॉस की पास करवाई है, लेकिन अगर गेन हो जाता है जो एक दफा हुआ भी हुआ है तो फिर क्रेडिट हो जाएगा, तो एसपीएल क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। मतलब सिंपल ये वाली एंट्री है ना, ये चेंज हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। ये एंड पे एंट्री पास करनी है, और ये किस साइड पर होनी है, लोअर साइड पे, जिसका जैसे वो कैरी नहीं फाइंड करते थे। उसके बाद इंश्योरेंस आपको मिलेगी। अभी तो आपने क्लेम किया, रिसीवेबल है। फिर जिस दिन इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे, पता है एंट्री क्या बनेगी हमारी, कैश डेबिट इंश्योरेंस रिसीवेबल क्रेडिट। ये जालिम सुस्ती और नींद ना होना, आप बहुत अच्छी अकाउंटिंग पढ़ो। अकाउंटिंग पढ़ने के लिए बस एक बात का ख्याल रखना है, जो आपने लिखा है उसका मतलब बताओ, नहीं मतलब पता तो पूछो। ऐसा कोई लफ्ज एंट्री नहीं लिखी होनी चाहिए अपने हाथों से जिसके बारे में आपको पता नहीं।
ये हमारा एसेट डैमेज हुआ था या चोरी हो गया या व्हाटएवर कुछ भी हुआ, इंश्योर्ड एसेट था तो इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट कर दी, क्योंकि जिस दिन हमारा एसेट डैमेज हो गया उस दिन थोड़ी हमें पैसे मिल जाएंगे, वो तो रुला रुला के पैसे देते हैं इंश्योरेंस वाले। फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसपीएल और पीपी, सिर्फ कैश की जगह नई चीज आई। फिर जिस दिन वो हमें पैसे मिल जाएंगे उस दिन कैश आ गया और जो रिसीवेबल आपने किया हुआ रिकॉर्ड वो खत्म हो। अब आ गया विदाउट इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस करवाई ही नहीं थी तो फिर जितनी बुक वैल्यू पड़ी है सारे का सारा लॉस। फिर हमने क्या करना है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, पीपीई क्रेडिट, जितना भी डिफरेंस है सारे का सारा लॉस माना जाएगा। ये है कि डिफरेंट टाइप के अगर हमें एसेट्स रिमूव करते हैं, बेचते हैं, ड्रॉ करते हैं या डैमेज हो जाए, वो काबिल इस्तेमाल ना रहे। क्रेडिट का मतलब क्या है, हमने रिमूव कर दिया अपना एसेट, उसके बाद ये डिस्पोजल है। क्या एसपीएल, ये कॉस्ट है, तमाम हर जगह जहां पीपी है वहां कॉस्ट है, वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट से ही रिमूव होगा क्योंकि बड़ा ओरिजिनल कॉस्ट पे होता है। चले जी, आखिरी केस डिस्पोजल का, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सचेंज, क्या मतलब है इसका, एक एसेट ले रहे हैं दूसरा एसेट ले रहे हैं। अब इसके दो तरह से होते हैं। सपोज दैट आपके पास एक गाड़ी है, आपने एक गाड़ी देकर दूसरी गाड़ी ले ली, एक केस सिमिलर एसेट एक्सचेंज कर रहे हैं, और दूसरा केस होता है कि हम कोई और नेचर का एसेट दे रहे हैं और ले किसी और नेचर कर रहे हैं। जैसे अगर हमने लैपटॉप देकर बाइक ले रहे हैं, हो सकता है किडनी देकर आईफोन ले रहे हैं। मतलब एक एसेट और दूसरे एसेट के बदले अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं एक दूसरे के एसेट के बदले, उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज का केस। अब ये जो एक्सचेंज का केस है बड़ा टेक्निकल है, इसी के लिए मैंने आपसे पूछा था कि पढ़ने का प्रोग्राम है तो मैंने कहा चलो आज जबरदस्ती पढ़ लेते हैं। अब एक्सचेंज में दो बातें, पहली बात अगर एंट्री पास करें, एंट्री में कोई मसला नहीं, एंट्री में क्या आएगा, न्यू एसेट डेबिट, ऐसा होना चाहिए या नहीं, न्यू एसेट डेबिट, स्टैंडर्ड इसे बोलता है एसेट रिसीव्ड, वो न्यू नहीं कहता है, इसको क्या बोलता है, एसेट रिसीव्ड डेबिट करता है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, ये किस एसेट की होगी, पुराने वाले की या नए वाले की, पुराने वाले की, नए की तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तो अभी हमारे पास आ रहे हैं। तो अक्यूमुलेट किसकी हुई पड़ी है, जिसको हमने रिमूव करना है, पुराने वाले की। न्यू एसेट चल इसी पे बात करते हैं, इस पे बात करनी है। उसके बाद ओल्ड एसेट क्रेडिट, ओल्ड एसेट को स्टैंडर्ड जो लफ्ज बोलता है ना वो एसेट गिव अप। आप ओल्ड एसेट लिख दें या एसेट का नाम लिख दें, लैपटॉप या जो ट्रक या व्हीकल जो भी आप दे रहे हो। अच्छा, एक्सचेंज के बदले ना एक और फैक्टर भी आ सकता है। मिसाल के तौर पर आपने सेल फोन किसी को दिया और उसके बदले सेल फोन ही ले लिया, या लैपटॉप और सेल फोन का आपस में तबादला किया, तो जिसके बंदे के एसेट की वैल्यू ज्यादा होगी वो कुछ और डिमांड भी करेगा कि यार मुझे थोड़े पैसे भी दो। ये थोड़ा ऐसा पॉसिबल है ना। मिसाल के तौर पर एक भाई साहब के पास बाइक है, दूसरे भाई साहब के पास ही बाइक है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम इसको ना रद्दो बदल कर लें, बट ये भाई साहब कहते हैं कि यार मेरे पास जो बाइक है वो नई है, बेहतर है, तो आप ऐसा करें, ठीक है 20,000 रुपया भी दे दें और बाइक भी दे दें। तो एक भाई साहब कैश ले रहा है, दूसरा भाई साहब कैश दे रहा है, और हम फिलहाल वो मानते हैं कि हम कैश दे रहे हैं।
तो कैश डेबिट करेंगे क्रेडिट, और अगर कैश लेंगे, बिल्कुल अकाउंटिंग की तरह चलना है अपने आप को। अकाउंटिंग का पेपर, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कुछ लोगों ने माशाल्लाह ऐसी हिम्मत दिखाई भी है कि फेल करना हिम्मत है, पास करना हिम्मत वाली बात नहीं, सच्ची बात मैं कह रहा हूं। अगर अकाउंटिंग के बारे में जिस दिन आपको हकीकत का पता चल गया ना, उस दिन आपने अकाउंटिंग पढ़ना छोड़ देनी। लिखी हुई चीजों को मैनेज करना होता है, सारा कुछ क्वेश्चन के अंदर बताया होता है। थोड़ा सा एक हमारा अंग्रेजी इंटरनेशनल इशू है, अंग्रेजी की वजह से हमारा कौमी इशू है कि जिसकी वजह से सवाल नहीं समझ लगता। इसमें अकाउंटिंग का कसूर नहीं है। अगर कोई वो सवाल आपको पढ़ के समझा दे, आप जवाब दे देंगे। अकाउंटिंग तो वो थी, असल था जो सवाल समझना था वो अंग्रेजी थी। तो मेन इशू अकाउंटिंग में नहीं है। अब इसमें देखिए मैंने क्या कहा, आप अगर ये सोच रहे हैं कैश डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, इसमें सोचना क्यों है? पढ़े, अगर कैश आपको मिल रहा है तो डेबिट कर दे, कैश आप पे करें तो क्रेडिट कर दे। इसमें ना पूछना है ना सीखना है। तो अगर हमने कैश दिया तो कैश, फिर वही बात, एक चीज रहेगी, एसपीएल। इस रद्दो बदल में जिसको गेन या लॉस, अगर दोनों साइड का डिफरेंस डेबिट साइड पर आ गया तो डेबिट साइड पर लॉस आता है, गेन आता है? लॉस आता है, हो गया। और अगर क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आ गया, गेन, क्योंकि हमने दोनों साइड्स बराबर रखनी है, हमने दोनों साइड्स बराबर रखनी है। तो जनाब यहां पर अभी मैं सारे केसेस किसके करवा रहा हूं? लॉस। जाहिर सी बात है, नया तो हमारा है ही नहीं। अब देखें, सपोज दैट हमारे एसेट की बुक वैल्यू थी 5 लाख, हमने एक एसेट ले लिया उस बंदे से 6 लाख वाला, अपना 5 लाख वाला एसेट भी दे रहे हैं और 6 लाख वाला एसेट भी ले रहे हैं उससे, और उसको 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं। हालांकि देना तो 1 लाख चाहिए था ना, तो 1.5 लाख दे रहे हैं, तो हमें नुकसान हो रहा है एक तरह 50,000 का। वो देखते हैं कैसे करना है, वो सारी बातें सीखनी है। अभी तो सिर्फ एंट्री, ये कोई बात बड़ी छोटी नहीं है। एंट्री में क्या किया, नया एसेट डेबिट पता चल गया, होना भी चाहिए, पुराना एसेट क्रेडिट होना भी चाहिए, और ये किस वैल्यू से होने चाहिए? कॉस्ट से। कैश मिलेगा तो डेबिट, देंगे तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म करनी है, डेबिट। जो डिफरेंस आएगा वो, और अगर आपको पहले ही पता चल जाता है कि गेन है या लॉस है, वो पहले लिख लें। लॉस है तो डेबिट कर दे, गेन है तो क्रेडिट कर दे, ये ओके हो गया। क्या हुआ? फिर तो डिस्पोजल का केस है ना, कि आपने एक और एसेट खरीदा है और एक और बेचा है। तो अगर एक्सचेंज का केस है ना, तो ये एंट्री। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें बातें करते हैं। सबसे पहली बात, यहां पर क्या लिखना है? कॉस्ट। गिवन होगी तो ठीक है, नहीं तो किसी न किसी तरीके से फाइंड कर लेंगे। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस एसेट की है? हमारे एसेट। इसमें सारे का सारा रोला जो इतनी ज्यादा ववेला है वो इसका है, नए एसेट की क्या वैल्यू डेबिट करूं, नए एसेट को किस वैल्यू से डेबिट करूं, उसकी कॉस्ट कितनी होगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इन एक्सचेंज केस। बाकी सारी चीजें हमने देख ली। यहां पर डेबिट्स कौन सी चीज लिखेंगे? एक नॉर्मल बात करता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक एसेट है, न्यू एसेट है, उसकी असल कीमत है 1 लाख। एक एसेट है जिसकी असल कीमत है, मैं उसको अपना एक एसेट दे रहा हूं, ओल्ड एसेट। जो मैं अपना ओल्ड एसेट दे रहा हूं ना, उसकी जो मार्केट वैल्यू है ना, वो है 70,000। सुनिएगा दोबारा,
जो मैं अपना पुराना एसेट दे रहा हूं ना, अगर मैं उसको नहीं देता, मार्केट में बेचता हूं, तो कितने का बिकता है? 70,000। और मैं साथ उसको 20,000 कैश भी दे रहा हूं। नया एसेट ले रहा हूं, अपना एसेट 70,000 वाला दे रहा हूं और 20,000 उसको कैश दे रहा हूं, तो नया एसेट एक्चुअल में मैं 1,00,000 का खरीद रहा हूं या 90,000? तो एसेट को डेबिट 90,000 से करना चाहिए या 1,00,000 से? 90,000 से। जितना मुझे पड़ा, जितने का मेरा, जैसे मैं खरीद के आ रहा हूं, उसकी कीमत जो मर्जी है, तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास तो नहीं करते। एट द टाइम ऑफ सेल परचेज जब भी कोई वैल्यू रिडक्शन हो तो उसकी एंट्री पास नहीं करते। तो आप 1,00,000 से नहीं लिखोगे, आपकी जेब से कितना पैसा जा रहा है? 70,000 वाला आपका एसेट जा रहा है और 20,000 आपका कैश जा रहा है। जो नया एसेट आ रहा है वो आपके लिए 90,000 में पड़ा। हाँ, गेन और लॉस वाला फिर इसमें कोई होगा, गेन या लॉस का भी होगा, वो हमारी बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू का होगा। हमारे एसेट की अगर बुक वैल्यू 60,000 है और हम उसकी मार्केट में 70,000 वैल्यू है, तो गेन लॉस यहां से निकलेगा कि उसकी बुक वैल्यू क्या थी और हम उसको कितने में दे रहे हैं। बिल्कुल बताइए, नहीं बहुत कुछ बताया होगा, अभी तो ये एक सिर्फ एग्जांपल दिया, डेमो है जी। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट के लिए सबसे पहले देखा जाएगा नंबर 1, पहला सवाल, कमर्शियल सब्सटेंस, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। कमर्शियल सब्सटेंस, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। इनके इस क्वेश्चन के अंदर आपने बड़े गौर से और ध्यान से पढ़ा, ऐसा कोई लफ्ज ही नहीं मिला। साइलेंट केस होगा तो क्या माना जाएगा? कमर्शियल सब्सटेंस। साइलेंट केस होगा तो क्या माना जाएगा? कमर्शियल सब्सटेंस। गॉट इट? कहते हैं कि आपने सबसे पहले यह देखना है कि कमर्शियल सब्सटेंस है या लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। ओके, आगे चलें। बताओ कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या है? क्या? मार्केट वैल्यू बताओगी। और अच्छा, मैंने कहा आगे चले, मैंने आपको एक बात बताई है कि जब कोई लफ्ज आपने लिख लिया है ना और उसका मतलब आपको नहीं पता तो आपने पूछा। इनकेस मैं ना समझाता, मैंने तो कहा मैं आगे जा रहा हूं, आपने कहा चलें आगे। ये बात का ध्यान रखना है। अब आपने समझाना तो था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मैं भी नींद में होता हूं और मैं भी अवॉइड कर रहा हूं तो यार जल्दी जल्दी खत्म करें, तो इसलिए ध्यान रखा करें। अब सुने, ये बहुत बड़ा लफ्ज है। कमर्शियल सब्सटेंस बेसिकली है तिजारत, और लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, जैसे मैं आपको कहता हूं कि मैंने आपको सेलफोन, आपने सेलफोन पकड़ा हुआ था, मैंने देखा कि सेलफोन बड़ा अच्छा मुझे लगा, उसका कलर अच्छा लगा, तो मैंने कह दिया कि ये मुझे सेलफोन बहुत पसंद है, मैंने भी लेना है। आप ऐसा कर लो कि ये मेरा मोबाइल आप रख लो और ये मोबाइल मुझे दे दो। आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा अच्छा, आपका क्योंकि मोबाइल थोड़ा कीमती है, बताएं मैं आपको और कितना कैश दूं? तो आपने कहा नहीं सर, जैसा आपने कहना नहीं, लेकिन चलो आपकी इज्जत रख लेते हैं। आपने कहा नहीं सर रहने दे, क्या जरूरत है कैश की। क्या ये तिजारत हुई? लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। अब कमर्शियल सब्सटेंस का ओरिजिनल मतलब क्या होता है? टाइम डिफाइन होना चाहिए, वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए, प्रॉपर एक तिजारत होनी चाहिए। कब खरीदा था, किस टाइम पे बेचा, कितनी उसकी वैल्यू। मतलब आप भी एक इंडिपेंडेंट बंदे हैं, मैं भी एक इंडिपेंडेंट बंदा हूं, आप भी एक ट्रेडर है, मैं भी ट्रेडर हूं, हम तिजारत कर रहे हैं। अगर हम तिजारत कर रहे हैं ना, उसे बोलेंगे कमर्शियल सब्सटेंस। या अगर साइलेंट हो गए तो क्या बोलेंगे? हम प्रॉपर तिजारत कर रहे हैं। लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब यह होता है कि ये कोई ना कोई कमी है, असल तिजारत नहीं है। असल तिजारत कब पता चलता है? तिजारत में फायदा या नुकसान देखा जाता है। तिजारत में क्या देखा जाता है? फायदा या नुकसान। कैसे पता चलेगा? अगर साइलेंट है फिर तो पता चल गया,
कैसे पता चलेगा कि कमर्शियल सब्सटेंस है? क्या कोई और हिंट होता है? तो बिल्कुल होता है। अगर क्वेश्चन के अंदर वो ये लिख दे, इस एक्सचेंज की वजह से आपके चेंज इन कैश फ्लो, चेंज इन, अगर उसने ये लिख दिया कि इस एक्सचेंज से आपके कैश फ्लो बेहतर हुए या खराब हुए, इसका मतलब है कमर्शियल सब्सटेंस है। आप इस चेंज की वजह से आपके कैश फ्लो चेंज हुए हैं, फ्यूचर कैश फ्लो बेनिफिट चेंज हुए। नंबर 2, कोई सेविंग या कॉस्ट चेंज हुई है। कोई सेविंग, मेन सेविंग की बात होती है, कॉस्ट की भी बात कर सकते होते हैं, या ऑपरेशन चेंज हुए हैं, ऑपरेटिंग मेथड चेंज हो गया। जैसे ऑपरेटिंग मेथड से क्या मुराद है? आपने सेल फोन के बदले बाइक ले ली। अब सेल फोन का ऑपरेशन और बाइक का ऑपरेशन क्या है जैसे? आपके पास पहले बाइक थी और बाइक देकर आपने सेल फोन ले लिया, अब सेल फोन का कोई और यूज है और तरीकाकार है। तो ये अगर ये कोई सेंटेंस लिखा आ जाए, समझो कमर्शियल सब्सटेंस है। सेविंग और कॉस्ट चेंज का मतलब होता है कि हमें कोई बेनिफिट हुआ है, इससे हमारी कोई सेविंग में, मतलब मिसाल के तौर पर आपने कोई नया एसेट लिया, पहले आपकी बिजली ज्यादा खप रही थी, अब कम खपना शुरू हो गई। आपने एक मशीन के बदले दूसरी मशीन खरीदी, नई मशीन खरीदने से आपकी वेस्टेज कम होना शुरू हो गई, तो हो गई सेविंग। बिजली कम में इस्तेमाल होना शुरू हो गई, होगी सेविंग। पहले 4 लोग काम करते थे, अब 2 लोग काम करना शुरू हो गए, होगी सेविंग। मतलब एक्सचेंज के बदले ना कोई कैश फ्लो चेंज हुए हो, सेविंग्स या कॉस्ट में पहले से चेंज आया हो उसकी वजह से, या ऑपरेशन मेथड चेंज हो गया हो, तो समझो फिर भी तिजारत हुई है, कमर्शियल सब्सटेंस है। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा आ जाए नो चेंज इन फ्यूचर कैश फ्लो, कहते हैं आपने किया तो है लेकिन फ्यूचर कैश फ्लो में कोई चेंज नहीं आया, नो सेव चेंज इन सेविंग या कॉस्ट, कॉस्ट भी पहले की तरह है, सेविंग भी पहले की तरह है, इस एक्सचेंज की वजह से कोई चेंज नहीं आया। हो सकता है, होगा, लॉस भी होगा, गेन भी होगा, सब कुछ होना है। ये तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं भला, नए एसेट की कॉस्ट कैसे फाइंड करनी है। नए एसेट की जगह डेबिट करना है ना, वो कौन सी वैल्यू डेबिट करनी है वो पढ़। गेन या लॉस, जब पूरा एक्सचेंज बढ़ेंगे तो उसमें गेन या लॉस आएगा। हाँ जी, नो चेंज इन ऑपरेशन, उस वजह से। अगर तो इनमें से कोई लाइन या इस जैसी लाइन आपको क्वेश्चन के अंदर मिल जाए तो समझना लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है, या वो आपके कान में बता दे। कान में कैसे बताएगा? कोई एक सेंटेंस लिख देगा थोड़ा सा कि लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, शॉर्टेज ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, तो इसका मतलब है कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। लैक का मतलब पता है ना, कम होना, मतलब प्रॉपर तिजारत नहीं हुई। अच्छा, इसका ज्यादातर केस क्या होता है? मोस्टली ऐसा होता है कि सपोज दैट आपके पास भी एक बाइक है, अच्छी हालत में है, आपके दोस्त के पास भी बाइक है, लेकिन दोनों के ना कलर में फर्क है, तो और दोनों को एक दूसरे की बाइक का कलर पसंद है, अपना नहीं पसंद, तो अब बंदा कहता है कि ठीक है यार, आप मेरी बाइक ले ले, मैं आपकी बाइक ले लेता हूं। देखिए, ना कोई कैश फ्लो में चेंज आया होगा, सिर्फ अगर एक जैसा मॉडल था, सारा कुछ एक जैसा था, ना कोई पैसे लिए दिए, और ना ही कोई, उसने भी बाइक उसी तरह से चलानी है जैसे पहले की तरह से चला रहा था, तो कोई भी ऑपरेशन चेंज नहीं। मेन में बाइक की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको पता है, वैसे ही होता है मशीनें जो बिजनेस के अंदर होता है, प्लांट वगैरह, व्हीकल वगैरह। मिसाल के तौर पर हमने कुछ एसी यहां से उतरवाए और हमने कहा कि किसी और बंदे के एसी थे, हमने कहा जी हमें ना तो ये वाला जो ब्रांड है ये हमें पसंद नहीं है। वो कहता है ठीक है, जो हमारे पास है वो हमें पसंद नहीं, हम उसके एसी लेकर अपने एसी उसको दे देते हैं, तो और ना ही उसको कोई पैसे देते हैं, ना कोई हमें वो पैसे देता है, सेम चीजें ट्रांसफर की हैं, बस वो ब्रांड शौक पूरे किए हैं और तो कुछ नहीं हुआ।
तो लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है कि जो असूल तिजारत है उसमें अगर कोई असूल पूरे नहीं किए गए, जैसे सपोज दैट आप लोगों ने लॉ थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया ना, चलो जिसने पढ़ा वो सुन ले। लॉ के अंदर ये कहा जाता है कि अगर हम किसी के साथ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो वो कोई वाइबल नहीं होता। मतलब वो ये नहीं कि वो बंदा केस कर दे, जैसे मैंने कहा अच्छा शाम को आना मैं आपको चाय पिलाऊंगा तो मैंने नहीं पिलाई और आप कोर्ट में चले जाओ तो ये वैलिड नहीं है। बिल्कुल ऐसे कमर्शियल सब्सटेंस, और कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब है प्रॉपर ट्रेडिंग हुई है, कोई और मसला नहीं था, फायदा नुकसान देखा गया। हाँ जी, इसकी वजह से प्रॉपर डेफिनेशन, पैसे हमने टाइम जाया करना है, मेन समझाना है क्योंकि मेन हमारा ताल्लुक है एक्सचेंज। चले आप वापस आओ, अब आ जाते हैं लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस को पहले सीखते हैं। सुनिए इधर, अगर आपको पता चल जाए क्वेश्चन के अंदर ये सेंटेंस आ जाए या इन तीनों में से कोई लाइन लिखी हुई मिल जाए तो आपने कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट बोला किस वैल्यू पे लिखना है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज इक्वल टू बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट लिख दो, बुक वैल्यू हम लिखते होते हैं, मोस्टली कैरिंग अमाउंट लिखा होता है। कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड एसेट, फिर जो पुराने एसेट की बुक वैल्यू है ना वही नए एसेट की कॉस्ट है। जो पुराने एसेट की बुक वैल्यू होगी वही नए एसेट की आप कॉस्ट मानोगे, नया एसेट पुराने एसेट की बुक वैल्यू पे लिखोगे। देखिए आपके पास एक ये चीज आपने 10 रुपए की खरीदी थी, 4 रुपए की डेप्रिशिएट हो गई, अब ये बच गई 6 रुपए की। आपने ये 6 रुपए की बच गई ना, 10 की तो ना रही। अब ये 6 रुपए वाला रिमोट देकर किसी और बंदे से रिमोट ले रहे हो, अब वो जो रिमोट रिकॉर्ड करोगे तो 6 रुपए भी रिकॉर्ड करोगे ना, क्योंकि आप उसको जो एसेट दे रहे हो उसकी असल बुक वैल्यू क्या थी, 6 रुपए। 10 का तो अब ये नहीं है। तो कहता है अगर लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है या इनमें से कोई बात लिखी मिल जाए तो आपने नए एसेट को किस वैल्यू पे लिखना है, पुराने एसेट की बुक वैल्यू पे। हम फाइंड क्या कर रहे हैं मतलब पता है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। तब ऐसा होना है। अभी सिर्फ लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस पड़ा है। उसके अंदर तो हमें नुकसान हो रहा था आपको नहीं उसमें तो फिर मैं देखे ना, कैश फ्लो तो जनरेट ना हुआ ना एक तरह से। जो आपने रिकॉर्ड करना है या मैंने रिकॉर्ड करना है वो उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है जितना का मैंने पैसे चीज दी। मेरा तो उतना है कि आउटफ्लो हुआ ना, तो मैं उसी से अपना नया से रिकॉर्ड कर लूंगा। कैश फ्लो तो चेंज हो कैश फ्लो चेंज नहीं हुआ ना कोई कैश फ्लो तो तब होता है तो, लेकिन वो लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस में चला गया। अब स्टैंडर्ड कहता है फिर फायदा नुकसान ना देखो, ओल्ड एसेट को कॉस्ट पे लिखना है, ओल्ड एसेट हमेशा कॉस्ट पे। वो अभी आपस में बात नहीं करें, इधर रहो। अच्छा अगर वो लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस लिख दे और साथ वो कोई कैश 99% वो कैश की एडजस्टमेंट नहीं देगा, बट अगर इनकेस वो कैश की एडजस्टमेंट दे दे तो प्लस माइनस कैश भी उसके अंदर लिख देंगे। कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस, ये वाला प्लस माइनस कैश 99% पेपर में नहीं आता। प्लस कब करेंगे और माइनस कब करेंगे, अगर कैश पेड करोगे तो प्लस करना और अगर कैश रिसीव करोगे तो माइनस करना। कैश पे करोगे तो ऐसा क्यों करते हैं इसको बाद में देखते हैं क्योंकि एक छोटा कॉन्सेप्ट है, हम अभी बड़ा कॉन्सेप्ट ओके करते हैं। अभी तो हमने कहा था कि कैश फ्लो नहीं हो रहा। मैंने क्या कहा है अभी कि 99% ऐसा नहीं होता, बट वो लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस लिख दे और ये भी कह दे कि मैंने इतना एक्स्ट्रा कैश दे दिया या ले लिया। हम उसे इग्नोर भी तो कर सकते इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि हम तो हमारी कोई थोड़ी मानेगा, IAS 16 की मानी जाएगी। जो IAS 16 ने कहा है मैं वो बता रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं लगा रहा। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाए कमर्शियल सब्सटेंस पे, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमर्शियल सब्सटेंस
हाँ जी, कमर्शियल सब्सटेंस या क्या हो, साइलेंट केस, या फिर वो तीन लाइनों में से कोई लाइन मिल जाए। कौन सी भला? चेंज इन कैश फ्लो, फ्यूचर कैश फ्लो। अच्छा, वो जो कैश हम ले दे रहे हैं ना, उस कैश फ्लो की ये बात नहीं हो रही, फ्यूचर में उसके इस्तेमाल करने से बेनिफिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उस कैश फ्लो की बात हो रही है। क्योंकि हमारे एसेट्स फ्यूचर में कैश फ्लो जनरेट कर रहे होते हैं। आज हम खरीदते हैं, फ्यूचर में हमें बेनिफिट दे रहे होते हैं। तो जो आज का कैश फ्लो का एक्सचेंज है ना, ये उसकी बात नहीं हो रही, कैश की। हाँ जी, साइलेंट केस हो या कोई चेंज आए कुछ किसी भी किस्म का, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट किस पे लिखेंगे? नंबर 1 केस, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट बराबर होगा फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इफ मोर रिलायबल। बल्कि पूरा लफ्ज लिखना है तो लिख लें, इफ मोर रिलायबल का मतलब है फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज मोर रिलायबल। मतलब नए एसेट को किस वैल्यू पे लिखेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ उसी एसेट की। कब? अगर उसकी फेयर वैल्यू रिलायबल है। मतलब जैसे हमारे पास कोई चीज है, उसकी मार्केट के अंदर एक वैल्यू है, जिसकी मार्केट के अंदर वैल्यू होती है वो रिलायबल होता है। जिसकी मार्केट में कुछ को पूछना रहा हो, जब कोई कहे कि यार, जैसे सपोज हम कोई पुरानी चीज लेकर चले जाते हैं, वो कहते हैं अब तो ये है ही नहीं, हम कहते हैं यार फिर भी, कहते नहीं यार अगर आपने देना को 500,000 में दे जाए, या जितनी भी वो वैल्यू है, लेकिन वो रिलायबल नहीं मानी जाती। रिलायबल वो चीज को कहते हैं जो मार्केट के अंदर एक्टिवली ट्रेड हो रही हो। फिर ये नंबर 1 केस बना। पता नंबर 1 क्या है? कि फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट को किस पे रिकॉर्ड करना है? फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट, उसी एसेट के ऊपर उसकी फेयर वैल्यू ले लेनी है। कब? अगर वो रिलायबल। नंबर 2, हाँ, फ्यूचर कैश फ्लो देखे जाते हैं। उसके बाद आ जाता है कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, दूसरा केस, बराबर है फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। फिर वही बात, कैश पे करेंगे तो प्लस करना, और कैश रिसीव करोगे तो माइनस करना। ये बात सबसे ज्यादा आसान और समझ लगने वाली है। मैंने एक पुराना एसेट जिसकी मार्केट वैल्यू ये थी वो भी दिया, और साथ कैश भी दिया, तो किसके बराबर आना चाहिए? नए एसेट की कॉस्ट। मतलब मैं किसी को अपना एसेट भी दे रहा हूं और पैसे भी दे रहा हूं, तो इसका मतलब नया एसेट किसके बराबर हो गया? मेरा एसेट प्लस कैश। और अगर मैं पैसे ले रहा हूं तो एसेट में से माइनस कर दूंगा, कि इसका मतलब है उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी। ठीक हो गया? तीसरा केस, अच्छा इसमें कब लिखते हैं? इफ फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इज मोर रिलायबल। मोर रिलायबल का मतलब है कि मार्केट में जिसकी ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, हमारे एसेट की ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, तो हमारा एसेट रिलायबल है, उसकी वैल्यू रिलायबल मानी जाएगी जो मार्केट में बताई जाएगी। नया एसेट ज्यादा ट्रेड हो रहा है, उसकी ज्यादा वैल्यू मानी जाएगी हमारे एसेट की निस्बत। ठीक है, अब जरा दोबारा सुने, अगर नया एसेट की वैल्यू रिलायबल है तो नया एसेट की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देंगे। पुराने एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल है तो फिर पुराने एसेट की फेयर वैल्यू प्लस माइनस। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है दोनों अच्छे ट्रेड हो रहे हो? फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट इज रिलायबल, फिर किस पे रिकॉर्ड करेंगे? पहले किस पे रिकॉर्ड करेंगे? जिसकी फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल है। और अगर दोनों रिलायबल है तो क्या करें?
दोनों एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल हो तो फिर किस पे रखना चाहिए प्रैक्टिकली? अगर आप सोचे, हम ये देखेंगे कि हम क्या दे रहे हैं, हमारी तरफ से क्या जा रहा है, ओल्ड एसेट, और अगर कोई प्लस माइनस, तो तीसरा नंबर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट बराबर है फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश इफ फेयर वैल्यू ऑफ both asset is या are reliable। नए एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल है तो नए एसेट की कॉस्ट किस पे लिखेंगे, उसी की फेयर वैल्यू, उसमें प्लस माइनस कैश ना कर देना कहीं। अगर ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल है तो ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश, और अगर दोनों एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल है तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस लास्ट केस। जी, जब एसेट ही न्यू की कॉस्ट ही उसी को ही कॉस्ट मान रहे हैं तो फिर तो उसी वैल्यू पे लिख देंगे ना जिसकी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। ये तो जब हम अपना एसेट देंगे तो देखेंगे कि कैश और कितना साथ दे रहे हैं। हाँ जी, अच्छा एक केस बच नहीं रहा, कौन सा केस बोला? अगर दोनों ही रिलायबल ना हो तो अकाउंटिंग कहती है कि अगर फेयर वैल्यू रिलायबल ना हो तो कभी भी फेयर वैल्यू ना लेना। अगर फेयर वैल्यू रिलायबल ना हो तो कभी भी फेयर वैल्यू नहीं लेंगे। अब आप कह रहे हो फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स नॉट रिलायबल, तो फिर हम किस पे लेंगे? बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस, ये प्लस माइनस जो कैश है इसमें भी 99% कैश आता ही नहीं है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो कैश दे दे तो हम लिख देते, बुक वैल्यू ही आती। लास्ट केस कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट किसके बराबर लिखनी है? बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट नॉट रिलायबल। खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। अभी प्रॉपर इसको ना 2-3 तरीकों से हमने सीखना है तो ये आपको याद हो जाएगा। लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस तो पक्का याद है ना? लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस हो तो बुक वैल्यू पे लिखते होते हैं, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, खत्म। अगर नया एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल है तो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट पे लिखना है, और अगर ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल है ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश एडजस्टमेंट कह लो या कैश एडजस्टमेंट कह लो, दोनों फेयर वैल्यू रिलायबल हैं ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश, और अगर दोनों रिलायबल नहीं है वो प्लस माइनस कैश तो तब करते हैं कि अगर वो कहता है तो। अब अगर आप गौर से देखें इन सारे केसेस में कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट 3 तरह से हो सकती है। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट 3 तरह से हो सकती है एक्सचेंज के केस में। एक फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट, एक फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस, और तीसरा बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। होता है नहीं होता, वैसे बुक्स में नहीं लिखा मिलता, ये सवाल के अंदर अगर आ जाए तो हम लिखते हैं वरना नहीं लिखते। न्यू एसेट, जब मैं आपको न्यू एसेट की असल वैल्यू का पता है तो उसी वैल्यू पे लिख रहे हैं। ये तो ओल्ड एसेट है ना कि उसके बदले हम जो जो दे रहे हैं फिर ओल्ड एसेट भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं। न्यू एसेट की अगर असल कीमत का पता है फिर तो उसी से डेबिट हो जाएगी अगर वो रिलायबल भी है।
वैल्यू का बोलना कि बहुत कम चांस होते हैं उसमें कैश। हाँ, वो इसलिए क्योंकि लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है ना, उसमें तो कैश फ्लो होता ही नहीं है। तो ये तो सवाल के अंदर अगर आ जाए ना तो फिर हम ले लेते हैं। हाँ, दूसरे में दोनों में लिखा है, लेकिन जो उसमें उसमें इसलिए देखिए फेयर वैल्यू रिलायबल ही नहीं है तो कैश कैसे डिफाइन करोगे कि कितना कैश, दोनों की फेयर वैल्यू रिलायबल ही नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं मुझे आप इतना कैश दो, उनकी तो कोई मार्केट में वैल्यू ही नहीं है। देखिए ना, आप हमारे पास कोई चीज है और हमारे दूसरे पार्टनर के पास भी कोई चीज है, हम कहते हैं यार जाते हैं इसकी मार्केट में वैल्यू लगवाते हैं, दोनों की फेयर वैल्यू, जिसकी फेयर वैल्यू बताई ज्यादा होगी वो पैसे दे देगा। हम गए मार्केट में, वो कहते हैं ये दोनों चीजें की कोई वैल्यू नहीं है, या इन दोनों चीजों की अब कोई मार्केट खत्म होगी, अब ये चीजें ट्रेड नहीं होती, मार्केट में ये नहीं बिकनी, जा फेंक दो। अब फिर आप एक दूसरे को फेंक देना, फिर जो उसकी बुक वैल्यू है वही आपकी, उसकी बुक वैल्यू आपकी कॉस्ट होगी और उसकी बुक वैल्यू उसकी कॉस्ट होगी, सिंपल। तो इसलिए प्लस माइनस कैश, क्योंकि अगर कोई फेयर, हाँ कोई बंदा कह देता है कोई चीज पसंद ज्यादा आ जाती है तो चलो कैश बंदा दे भी देता है, या अगला बंदा थोड़ी शक्ल ऐसी बना लेता है कि बंदे को तरस आ जाता है। चले अब ज़मान से शुरू करते हैं। ज़मान भाई आपने ये बताना है कि ये वाला केस है वो किस किस सिचुएशन में पॉसिबल होता है। रजिस्टर को नहीं देखना, सीधा देखें बोर्ड की तरफ और देखें फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश किस किस सिचुएशन में हो सकता है। ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू ज्यादा हो। मैं पूरा 1 घंटा खप गया हूं और देखो रिजल्ट क्या निकला है। वो चले कौन बताएगा, नूर आप बताएं ये केस किस किस सिचुएशन में हो सकता है। ये 3 के केस के अलावा हमने कोई केस पढ़ा नहीं है वैसे। जब फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इज मोर रिलायबल, और कोई केस है? हाँ, अगर दोनों एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल हो तब भी कॉस्ट लेते वक्त ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर ओल्ड एसेट की, और इसके ऊपर भी इनका एक कॉन्सेप्ट है कमर्शियल सब्सटेंस होना भी जरूरी है। ओके हो गया बात। अवैस फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट किस किस सिचुएशन मिलेंगे? और कमर्शियल सब्सटेंस भी होना जरूरी है, क्योंकि फेयर वैल्यू तब लेते हैं जब कमर्शियल सब्सटेंस हो। ठीक होगी बात। अब आ जाते हैं कैरिंग अमाउंट किस किस केस में लेते हैं। नंबर 1, अगर लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस हो तब, और कमर्शियल सब्सटेंस तो हो बट फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट आर नॉट रिलायबल। बात समझ लगी? ओके। अब मेन क्या है, हमने जो स्टार्ट में पढ़ा था ये एक एंट्री पढ़ी थी, ये इंश्योरेंस वाली होगी, ये एक्सचेंज की एंट्री। एक्सचेंज की इस एंट्री के अंदर ये मैं यहां से यहां तक जो एंट्री है चल के दोबारा लिख देता हूं, ताकि एक्सचेंज के अंदर हम क्या करते हैं, न्यू एसेट को डेबिट करते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी डेबिट करते हैं, अगर गेन लॉस होगा तो एसपीएल डेबिट, पीपी नहीं ओल्ड क्योंकि ऊपर वाला भी पीपी है, और अगर कैश दे रहे हैं। अच्छा, ये जो हमने सारा पढ़ा है वो इसके लिए पढ़ा है, नए एसेट को किस वैल्यू से डेबिट करना है। बाकी जो कुछ है वो तो हमारे एसेट का है, वो हमारी बुक्स में होगा, वहां से उठाकर लिख देंगे। नया एसेट बाहर से आ रहा है, उसको किस वैल्यू पे मैंने रिकॉर्ड करना है उसकी बात हो रही है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल देखते हैं
जो कि पेपर में यानी पास पेपर का क्वेश्चन है, छोटा ही होगा। अच्छा, अभी हमने वो इधर जरा फोकस करना, हमने जो इतनी देर से पढ़ रहे थे वो सिर्फ ये पैराग्राफ पढ़ा है। ठीक है, IAS 16 के अंदर ये 3 पैराग्राफ हैं, 24, 25 और 26। अगर कभी स्टैंडर्ड पढ़ने का मौका मिले तो उसमें जो स्टैंडर्ड के होते हैं ना उनके पैराग्राफ माने जाते हैं। हर स्टैंडर्ड में ना पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 कौन सी बात किस पैराग्राफ में लिखी हुई है, ये साथ उसने एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। इसको तो मैं आपको बाद में इसकी रीडिंग करवाता हूं। सबसे पहले हम इस सवाल पे चलते हैं। ये एक सवाल है छोटू सा। हाँ जी, नजर आ रहा है? ये थोड़ा सा जूम करूं। पहले ये देखा करें कि सवाल अगर सही नजर आ रहा है, क्योंकि वो बार बार हमें स्क्रीन चेंज करनी पड़ती है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertain to the 4 exchange transaction related to ये पेपर में सवाल नहीं आया। सवाल यही था, रिक्वायरमेंट चेंज थी। इस रिक्वायरमेंट में उसने सिर्फ कॉस्ट पूछी हुई है। पेपर में जब ये सवाल आया था उसने गेन या लॉस पूछा था। हम फिर दोनों रिक्वायरमेंट मीट करते हैं। गेन या लॉस फाइंड कैसे करेंगे पता है? एंट्री पास कर, एंट्री बना देंगे ना। अब सुनिएगा जरा, पहली ट्रांजैक्शन पढ़ने लगा हूं बस। कहता है कैश रिसीव्ड होगा तो बगैर ब्रैकेट के होगा, कैश पेड होगा तो विद इन ब्रैकेट होगा। समझ लग गई? क्वेश्चन पढ़ना समझ ज्यादा जरूरी है। कैश रिसीव्ड के बाहर उसने ब्रैकेट नहीं लगाई और कैश पेड के बाहर उसने, इसका मतलब है 1.1 मिलियन कैश रिसीव कर रहे हैं और 2.1 मिलियन कैश। हम सिर्फ पहली ट्रांजैक्शन पढ़ने जा रहे हैं, पहला एक्सचेंज का केस। एसेट गिवन अप, ओल्ड है या ओरिजिनल कॉस्ट उसकी कितनी है? 10.3 मिलियन। उसकी बुक वैल्यू कितनी है? क्या आप में से कोई बंदा ऐसा है जो इन दोनों इंफॉर्मेशन से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पता चला सके? हो सकता है? कैसे होगा? इन दोनों को माइनस कर दें। और मियां बीवी का डिफरेंस क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ जी, बताएं जरा इन दोनों का आपस में डिफरेंस क्या है? 3 पॉइंट। तो ये मैं वो बात बता रहा हूं ना कि जो हमें काम आएगी जनरल एंट्री में भी। एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू 8.5 मिलियन। ये ओल्ड एसेट क्या न्यू एसेट क्या? एसेट रिसीव्ड की फेयर वैल्यू कितनी है? डाटा कंप्लीट हो गया जी। अब रिक्वायरमेंट क्या है? वो कहता है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एसेट रिसीव्ड। एसेट रिसीव्ड की कॉस्ट बतानी है हमने, सिर्फ ये सवाल है। बट हमारा सवाल कोई और भी होगा। तो वो कहता है, ये देखिए पहली तरह कहता है इन केस ऑफ फर्स्ट ट्रांजैक्शन फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबल। फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट इज रिलायबल। बताओ कौन सी वैल्यू, कैसे कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट आएगा? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। क्या आएगा? बराबर वो जो कॉस्ट आएगी नए एसेट की, उसका फार्मूला है फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस माइनस कैश। पे करेंगे तो प्लस, रिसीव करेंगे तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट कितना है? ये पहली ट्रांजैक्शन पढ़नी है। 8.5
कैश रिसीव कितना कर रहे हैं, -1 तो मेरे भाई जो नया एसेट आप रिकॉर्ड करोगे वो करोगे 7.4, ये है नए एसेट की कॉस्ट। अब हमने इसकी जर्नल एंट्री भी पास करनी है। जर्नल एंट्री फिक्स है, जर्नल एंट्री आपको कोई ख्वाबों में भी पूछे तो गलत नहीं होनी चाहिए। क्या, न्यू एसेट डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसपीएल ना लिख देना, ओल्ड एसेट क्रेडिट। अच्छा कैश डेबिट करूं क्रेडिट, कैश डेबिट करूं क्रेडिट। अच्छा एक मिनट, बहुत सारे लोग ना मेरी तरफ खूंखार निगाहों से देखने लग जाते हैं। कोई अल्लाह के बंदो, मैं ये पूछ रहा हूं कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट, तो मुझे देखने की बजाय सोचो कैश आ रहा है या जा रहा है। कैश रिसीव किया है तो डेबिट, तो कैश डेबिट, क्योंकि ये कैश रिसीव जो है वो ब्रैकेट के बगैर है और कैश पेड जो विद इन ब्रैकेट है। हाँ जी, कैश कितना रिसीव किया, 1.1। न्यू एसेट की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं अब 7.4, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3.9, ओल्ड एसेट की कॉस्ट 10. लो जी, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा होगा ना वो या गेन होगा या लो। सार इसमें सिर्फ ये चीज हमने स्टैंडर्ड से फाइंड करनी है, बाकी गिवन होती है। बताए गेन आ रहा है या लॉस। हाँ जी, इधर 3.7 गेन आ रहा है कितना। पेपर में जो पास पेपर में सवाल आया हुआ है ना, उसने पूछा हुआ है हर ट्रांजैक्शन में मुझे गेन या लॉस बताओ। पहले का जवाब, ये एंट्री तो हमने अपनी सहूलत के लिए की है ना, हम लिखेंगे गेन ऑन डिस्पोजल इज इक्वल टू 2.1। ये जवाब, इस सवाल का जवाब कितना है भला, जो बुक वाला सवाल है 7.4, ये जवाब है बस। अब जरा देखें ट्रांजैक्शन नंबर 2, कैश दे रहे हो 2.1 मिलियन, ओरिजिनल कॉस्ट है उसकी, बुक वैल्यू है इसकी 7.3, इसकी एक्यूमुलेटेड एक्शन बता दो अगर बताना चाहते हो तो। 10.4 माइनस 5.1, ये एक्यूमुलेटेड एक्शन है। फेयर वैल्यू है 6.6 और 9 है उसकी फेयर वैल्यू। अब कहता है दूसरी ट्रांजैक्शन में फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड इज क्लियरली मोर एविडेंट। नए एसेट की फेयर वैल्यू मोर रिलायबल है। कॉस्ट बताओ, आपको समझ नहीं लग रही? हाँ तो बताओ 9.0। और कैश का क्या करोगे, प्लस माइनस करोगे या नहीं? अच्छा देख, प्लस करेंगे माइनस, उसको क्या देख रहे हैं? क्या हुआ, क्यों नहीं कुछ करेगा? एक है, जब फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट टेक ओवर करना है ना, फिर प्लस माइनस कैश कॉस्ट के अंदर नहीं करना। कोई अभी से अभी तो पढ़ के हटे हैं, ये देखो ये लिखा हुआ है, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट कब लेना है, इफ न्यू फेयर वैल्यू इज, और इसमें कैश प्लस माइनस। लेकिन देखिए हमारे जो जवान हैं या जवानियां हैं, तो उसमें फिर भी पता नहीं वो क्या दिमाग में क्या है कि प्रॉपर, अभी देखा मैंने कहा ना कि कैश प्लस माइनस नहीं करना। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। 9 आ गया आंसर, तो 9 ही है क्योंकि फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट लेना है, वो 9 है। अब हम पास करते हैं एंट्री। ठीक है, मजा तो वहां है। अब देखना आपके अंदर पहले डर पैदा हो गया। कोई अल्लाह के बंदो डरना नहीं है, आपने देखना है क्या चल रहा है जिंदगी में। जरा इधर, न्यू एसेट में किस वैल्यू से डेबिट करूंगा, 9 से, गुड हो गया। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है,
5.1 ओल्ड एसेट कितने से क्रेडिट करूंगा? उसकी अपनी ओरिजिनल, ये फिक्स चीजें हैं, गिवन होंगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जुगाड़ शुगाड़ लगाकर फाइंड कर लिया करेंगे। चीजें वही हैं, चीजें चेंज नहीं करनी। कितना? 12.4। अब मुझे बताओ कैश डेबिट क्रेडिट करूंगा या नहीं? अच्छा बताओ, ये 2.1 पे कर रहा हूं, बताओ इसको क्रेडिट करूंगा या नहीं? क्रेडिट मैंने करना ही करना है, क्योंकि मेरा कैश आउट कॉस्ट में प्लस माइनस नहीं करना, उसका एक रूल है। लेकिन कैश एंट्री के अंदर तो क्रेडिट होगा, क्योंकि मेरा कैश आउट हो रहा है। तो कैश क्रेडिट, वो अक्सर लोग समझते हैं जब इसको इग्नोर, फेयर वैल्यू में नहीं लेना, वो एंट्री के अंदर भी नहीं लेते, वो पक्के हो जाते हैं। कैश कितना क्रेडिट हो रहा है? अकाउंटिंग का सवाल करते वक्त दुरूद शरीफ कम पढ़ा करें, सोचा करें, रूल अप्लाई किया करें। जब प्रिंसिपल अप्लाई करोगे ना, जवाब खुद निकल आएगा, खत्म होगी बात। अब अगर डिफरेंस डेबिट साइड पर आएगा तो लॉस, क्रेडिट साइड पर आएगा तो एसपीएल। एंट्री भी हो गई, कॉस्ट नए एसेट की भी आ गई, और गेन या लॉस भी हम फाइंड कर रहे हैं। ये तीन चीजें ही एक्सचेंज के केस में फाइंड करते होते हैं अगर सेपरेट सवाल है तो। गेन लॉस, एंट्री, या उसने नए एसेट की कॉस्ट पूछ लेता है, बस। नेक्स्ट तीसरा केस, ना कैश लिया ना कैश, ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, बुक वैल्यू क्या थी, इनका डिफरेंस क्या होगा बता दें, ताकि आगे जाकर 11.1 नए एसेट की, पुराने एसेट की फेयर वैल्यू, नए एसेट की फेयर वैल्यू 4। तीसरा केस कहता फेयर वैल्यू ऑफ नीदर एसेट इज रिलायबली मेजरेबल, बुक वैल्यू ऑफ, वो किसकी कॉस्ट, कैश तो इसके अंदर है ही, ठीक है। तो पुराने एसेट को, नए एसेट को पुराने एसेट की बुक वैल्यू पे लिख दे, तो न्यू एसेट किसके बराबर आ जाएगा, 3.4। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, 11.1। ओल्ड एसेट 14. नो गेन नो लॉस, क्योंकि दोनों साइड बराबर हो गई, कैश का ट्रांसफर था नहीं कोई। लास्ट केस 14.5, 3.4, 4.6, ये उससे वैल्यू बता दी, वही सारी वैल्यूज हैं। कहते हैं एंड इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन एंटिटी फ्यूचर कैश फ्लो आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज, एंटिटी फ्यूचर कैश फ्लो आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज। कहां पर फ्यूचर कैश फ्लो चेंज ना हो तो क्या होता है, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। अच्छा, ऊपर वाले तीनों में उसने किसी जगह नहीं कहा था कमर्शियल सब्सटेंस है या लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है, मतलब साइलेंट केस था, तो कमर्शियल सब्सटेंस। इसमें तो अगर हमारे पास लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है तो फिर भी किस पे रिकॉर्ड करना है, बुक वैल्यू। क्लियर होगी बात, एक्सचेंज का केस समझ लगा। अब ना वैसे ये थोड़ा सा बेहतर काम करना है, क्योंकि ये मैंने ना पैराग्राफ पढ़ाना था, बुक भी नहीं, चलो आप जाए, मैं इनको ये पढ़ा देता हूं। तो ये जो बातें वो लिखी है ना, वही लिखी हुई है, बस उसको मैंने किसी और अंदाज में पढ़ाई है, स्टैंडर्ड में किसी और अंदाज में। नजर आ रहा है ना सबको? चले एंड पे 5 मिनट की रिकॉर्डिंग सुन लेते। अब जरा खामोशी, चुप हो जाओ ना। अभी ये एक्सचेंज का केस खत्म तो नहीं हुआ, अभी कल इसी को दोबारा पढ़ना है। जब तक ये आप लोगों को पक्का नहीं हो जाएगा ना, चलता रहेगा। बस ये है कि आपने ईमानदारी दिखानी होती है कि अगर आपको नहीं समझ लगी थी तो खुदा के लिए पूछ लिया करे, ये आप लोगों के फैले और भले की बात है।
अगर नहीं पूछोगे तो मुझे तो ऐसे लगे ना, मैं बार बार कह रहा हूं पूछ लो पूछ लो पूछ लो, नहीं पूछोगे तो फिर आपकी अपनी मर्जी है। देखिए वो इधर ये स्टैंडर्ड में जो वर्डिंग लिखी हुई है उसको मैच करवा रहा हूं। एन एसेट मे बी एक्वायर्ड इन एक्सचेंज फॉर अनदर एसेट। ये वो कह रहा है कि हो सकता है कि आप एसेट एक के बदले दूसरा एसेट ले लें। The cost of such asset is measured at its fair value। क्या कह रहा है, आप उस एसेट की फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे। ये किसकी बात कर रहा है, न्यू एसेट की फेयर वैल्यू की बात कर रहा है। जरा ध्यान से, वो कहता है द कॉस्ट ऑफ सच एन एसेट इज मेजर्ड एट इट्स फेयर वैल्यू। ये तो कह रहा है न्यू एसेट की फेयर वैल्यू को रिकॉर्ड करो, हमने भी कहा है, लेकिन वो क्या कहते हैं, अनलेस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस या फेयर वैल्यू ऑफ नीदर द एसेट रिसीव्ड नॉट द एसेट गिवन अप इज रिलायबली मेजरेबल। कहता है अगर लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है तब भी हम उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो तो फिर हम रिकॉर्ड करेंगे बुक वैल्यू पे। फिर अगली बात वो कहता है आपने कि अगर दोनों एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है तब भी आपने उसकी फेयर वैल्यू नहीं लेनी। पहले कहता फेयर वैल्यू लेनी है, लेकिन कब कब नहीं लेनी, अगर लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस हो या फेयर वैल्यू ऑफ दोनों के रिलायबल। इसका मतलब है इन दोनों केसेस में हमें पता क्या लेते हैं, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस हो तब भी और फेयर वैल्यू दोनों की रिलायबल हो तब भी। आगे चलते हैं इन सिंपल टर्म्स। अब देखना हम किसकी, अगर लैक कमर्शियल सब्सटेंस है हम कहते हैं उस एसेट की फेयर वैल्यू पे ले लो जिस पे ज्यादा रिलायबल है। नया की रिलायबल है तो नया एसेट की फेयर वैल्यू ले लो, पुराना रिलायबल है और अगर दोनों रिलायबल है तो पुराने की वैल्यू। ऐसा ही है, यही बात लिखने लगा है। एन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस when entity future cash flow are expected to change to a material extent as a result of the transaction। material extent का मतलब पता चल गया ना कि एक वाजे फर्क कैश फ्लो चेंज हुआ है, थोड़े बहुत कैश फ्लो की बात। इमटेरियल कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी और इमटेरियल। इट इज यूजुअली assumed that exchange transaction has commercial, कहते फिर ये माना जाएगा अगर कैश फ्लो चेंज होंगे तो एक कमर्शियल सब्सटेंस है। फिर इफ द न्यू एसेट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, न्यू एसेट इज मेजर्ड एट, अभी वो सिर्फ फेयर वैल्यू की बात कर रहे हैं, द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इज गिवन अप इज यूज्ड। कहते हैं आपने अगर फेयर वैल्यू पे लिखना है ना तो किसकी फेयर वैल्यू लेनी है, ओल्ड एसेट। फिर फंस गए, हम तो कह रहे थे न्यू एसेट की फेयर वैल्यू लेनी है, ये क्या कह रहा है, ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू। आगे वो लिख देता है एट द कॉस्ट ऑफ द एसेट रिसीव्ड अनलेस द फेयर वैल्यू द एसेट रिसीव्ड इज मोर क्लियरली एविडेंट। अगर आप ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू ले लो उस वक्त तक जब तक के फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट की फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल ना हो जाए। अगर वो रिलायबल हो जाएगी तो वो ले लेंगे, और अगर वो रिलायबल नहीं है तो फिर ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू ले लेंगे। और अगर हम एसेट को फेयर वैल्यू पे नहीं लिख रहे तो उसकी दो वजह हो सकती है, एक दोनों रिलायबल नहीं है और एक लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। इफ द न्यू एसेट इज नॉट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, मतलब ना न्यू एसेट की फेयर वैल्यू ना ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू, इट्स कॉस्ट मेजर्ड एट कैरिंग अमाउंट, और वो भी कैसे एसेट की कैरिंग अमाउंट, ओल्ड एसेट की कैरिंग। बातें सारी वही पैराग्राफ में लिखी हुई हैं, बट उनका अपना अंदाज है, हमारा अपना अंदाज है। पेपर में ये अंदाज पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये है कि एमसीक्यू जब आते हैं ना वो वहां से यहां से पिक करता है। अंग्रेजी पढ़नी है आपने अच्छे तरीके से, ये अंग्रेजी आपको पढ़नी आ जाए ना तो समझो आप देखें, एक है पास होना, लेकिन सीए इंटर आपका रट्टे से भी पास हो सकता है, लेकिन इंसानों की तरह पढ़ो, आपने क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। उसके लिए आई कैप की बुक पढ़ने का फन सीखो। जिस दिन आपको आई कैप की बुक पढ़ के ये पता चल गया ना कि इसमें लिखा क्या हुआ है, कभी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि ये सारी जो लोकल बुक्स है ना ये बेड़ा गर्क करती हैं, ये समराइज्ड फॉर्म है। इसमें हमारा वो
जो स्किल आपने इंप्रूव करनी है, अंग्रेजी की अंडरस्टैंडिंग वो नहीं बढ़ेगी फिर। ये तो फिर किप्स एकेडमी के नोट्स ले लो, यूनिक एकेडमी के नोट, ये हालत होगी सीए की। अब मतलब हमारे बच्चों को आई क्या की किताब पढ़नी ही नहीं आती, सीए के लोगों, ये हालात हो चुके हैं। सिर्फ ये जो लोकल ऑथर आ गए ना, हर बंदे ने अपनी अपनी किताब दे दी, स्टैंडर्ड को भूल गए। ये ऊपर क्या लिखा हुआ था, IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 24 to 26, मतलब 24 है। ये स्टैंडर्ड का पैराग्राफ एज इट इज जो पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है। और हम क्या करते हैं, हमारे जो लोग ना वो FSA वाले माइंडसेट वाले बच्चों को बना दिया है, और बच्चों को वो पसंद भी वो चीजें आती हैं कि समराइज फॉर्म में नोट्स मिल जाए, बस अपना भी बेड़ा गर्क और अपने कैरियर का भी बेड़ा। आई कैप की किताब जितना कोशिश करो पढ़ोगे उतना आपका भला होगा। मुश्किल भी है, मुश्किल आपको भी, यानी वर्डिंग भी टेक्निकल है, लेकिन जिस दिन ये फन आ गया ना, मजा बहुत आया। ये जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको ही समरी बनाई है मैंने, इसको पढ़ के समराइज किया। अब मैंने उनको 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया, उसमें भी 3 हिस्से लिखे हुए हैं। फेयर वैल्यू पे लेना है या कैरिंग अमाउंट पे लेना है। किसकी फेयर वैल्यू पे लेना है, जिसकी फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल है। न्यू एसेट की फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल है तो उस पे ले लेंगे, ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल है उसमें प्लस माइनस कैश है। और अगर लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है या फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है तो कैरिंग अमाउंट। डन होगी बात, ये पता चल गया, कर लोगे। चले जी, आपके पास एक असाइनमेंट आएगी, आपने उसकी जर्नल एंट्री पास करके आनी है और सारे क्वेश्चन करके आने। जल्दी भेज दूंगा 12 बजे से पहले इंशाल्लाह।